नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। कल मैंने आपको राजनय के अन्य जो स्वरूप हैं उनका पीडीएफ नोट डाला था और आज मैं उसी पीडीएफ नोट को समझाने की कोशिश करूँगा। कल जो पीडीएफ नोट डाला था उसमें मैंने आपको दो प्रकार के जो राजनय हैं उन राजनयों के बारे में बताने का समझाने का प्रयास किया, परंतु मैं मानता हूँ कि केवल पीडीएफ नोट्स के माध्यम से किसी विषय को आसानी से नहीं समझा जा सकता। अतः आज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन दो पीडीएफ नोट्स को आपको समझा सकूं। कल मैंने राजनय का जो एक और महत्वपूर्ण तरीका है उसके बारे में बात की थी। दुकानदार जैसा राजनय बनाम यौद्धिक राजनय, शॉपकीपर डिप्लोमेसी वर्सेस वॉरियर डिप्लोमेसी। देखिए, इस प्रकार की जो डिप्लोमेसी है, इस प्रकार का जो राजनय है, उसका प्रयोग सबसे अधिक या यूँ कहें कि सबसे अच्छे तरीके से ग्रेट ब्रिटेन द्वारा किया गया। दुकानदार जैसा राजनय, जैसे नाम से स्पष्ट है कि जो व्यापारी होता है वो व्यापारी अपने सामान को, अपने लाभ को केंद्र में रखते हुए काम करता है। तो इसी प्रकार से दुकानदार जैसा राजनय भी उसी प्रकृति का, उसी नेचर का राजनय कहलाता है, जिसमें राष्ट्र जो हैं वो अपने लाभ को दृष्टिगत रखते हुए दूसरे राष्ट्रों से जो है संबंध बनाते हैं। और इस प्रकार का जो काम है वो इंग्लैंड के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में किया गया। इस प्रकार के राजनय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शक्ति, संघर्ष, युद्ध या तनाव का माहौल नहीं रहता है। ऐसे राजनय का उपयोग करते हुए राष्ट्र जो हैं वो बड़े आसान तरीके से, बहुत ही मीठे वातावरण में अपने लाभ को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। कल जो मैंने पीडीएफ नोट डाला था उसमें दुकानदार जैसे राजनय को स्पष्ट करने के लिए कुछ बातें आपको बताने का प्रयास किया था कि दुकानदार जैसा राजनय जो है वो विवेकपूर्ण समझौते पर आधारित होता है। इसमें राष्ट्रों के बीच तनाव, संघर्ष, अशांति का वातावरण निर्मित नहीं होता है। समझौते जो हैं वो विवेकपूर्ण ढंग से संपादित होते हैं, क्रियाशील होते हैं। इस प्रकार के राजनय में राष्ट्रों के बीच आपसी प्रेम व सद्भाव विकसित होता है। दुकानदार जैसा राजनय सामान्यतः नैतिक माना जाता है। उसमें अच्छाइयाँ या दूसरे राष्ट्रों के भले की बात अधिक निहित होती है। इस प्रकार के राजनय का उपयोग करने वाले जो राष्ट्र हैं उनके बीच में प्राय सफलता का जो प्रतिशत है वो प्रतिशत ज़्यादा रहता है, क्योंकि युद्ध से या संघर्षों से बहुत अधिक मात्रा में हितों की पूर्ति संभव नहीं हो पाती है। तो जो दुकानदार जैसा राजनय है, जिसमें मीठे भावों के माध्यम से, आपसी प्रेम के माध्यम से, सौजन्यता के माध्यम से अवसरों को तलाश किया जाता है, एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जाती है, और उससे क्या है कि सफलता का जो प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस प्रकार के राजनय का एक और महत्वपूर्ण लाभ होता है कि ये सीधे राष्ट्रों को तुरंत जो है फ़ायदा पहुंचाने वाला राजनय होता है। इस प्रकार की कूटनीति में, इस प्रकार के राजनय में राष्ट्र को सीधा बेनिफिट प्राप्त होता है। यदि कोई राष्ट्र आपस में किसी बात को तय कर लेते हैं तो उसका तुरंत जो फ़ायदा जो है वो आपस में राष्ट्रों को मिलने लग जाता है। तो जो दुकानदार जैसा राजनय है वह राजनय कई मायनों में बहुत अच्छा भी माना जाता है। दूसरा जो प्रकार कल मैंने आप पीडीएफ नोट में डाला था, यौद्धिक राजनय, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस प्रकार के राजनय में युद्ध जैसा वातावरण, युद्ध जैसा माहौल राष्ट्रों के द्वारा बनाया जाता है, और उस यौद्धिक माहौल में दूसरे राष्ट्रों को डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, उनको अपने अनुकूल बनाने के लिए उन्हें किसी विशेष प्रकार से बाध्य किया जा सकता है।
तो जो यौद्धिक राजनय होता है वो राजनय जो है इस प्रकार से दर्शित होता है, जिसमें कोई राष्ट्र अपने हितों को पूरा करने के लिए युद्ध जैसे वातावरण का निर्माण करता है या युद्ध के लिए अग्रसर रहता है या युद्ध के लिए तैयार रहता है, और ऐसे राजनय के द्वारा वो अपने हितों को पूरा करने की कोशिश करता है। सामान्यतः अमेरिका को हम इस श्रेणी में रख सकते हैं, हम वर्तमान चाइना को इस संदर्भ में रख सकते हैं। हालांकि कोई भी राष्ट्र एक जैसे राजनय पर हमेशा टिका नहीं रहता। राजनय का जैसा हम बताते हैं कि उद्देश्य राष्ट्रीय हित की पूर्ति करना है, तो जैसे जिस अवसर से जिस तरीके से राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो, उन सब का इस्तेमाल राष्ट्रों के द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि भारत जो है हमेशा शांति प्रिय व्यवहार ही रखता है। भारत भी यौद्धिक राजनय का इस्तेमाल कर सकता है, करता है। वो दुकानदार जैसे राजनय का इस्तेमाल भारत करते हुए अपने कूटनीतिक हितों को पूरा करने की कोशिश करता है। तो प्रत्येक राष्ट्रों के पास इस बात की स्वतंत्रता है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए किस राजनय का उपयोग करें। तो यौद्धिक राजनय के बारे में हम जो बात कर रहे हैं वो ये इस बात से हमें ये अमेरिका की नीतियों से हमें ये दर्शित होता है कि वह यौद्धिक राजनय को भी महत्वपूर्ण मानता है, और वो अन्य देशों को अपने अनुकूल करने के लिए युद्ध की धमकी देना या उनसे सहायता और वापस खींचना या उन्हें जो है किसी अन्य मंच पर धमकाना, डराना, ये सारे काम अमेरिका के द्वारा किए जाते रहे हैं और वर्तमान में भी वह कर रहा है। तो यौद्धिक राजनय जो है इस प्रकार का राजनय होता है जिसमें दूसरे राष्ट्रों के साथ एक युद्ध का सा वातावरण, माहौल सा बनाकर, उससे धमकाकर, उसको डराकर या सीधे प्रत्यक्ष संघर्ष करके राष्ट्रीय हितों को पूरा करने की चेष्टा की जाती है। तो यौद्धिक राजनय में जो यौद्धिक राजनय के परिणाम स्वरूप जो समझौते होते हैं, जो स्थिति बनती है, उसमें क्या बात सामने आती है। तो मैंने कल आपको पीडीएफ नोट में बताया था कि इसमें जो समझौते होते हैं वो समझौते विश्वसनीय नहीं होते हैं। इस प्रकार के राजनय में माहौल जो है वो उत्तेजनापूर्ण बना रहता है, और इस प्रकार के राजनय में राज्य के नष्ट होने की संभावना भी बनी रहती है। तो जो यौद्धिक राजनय है उस राजनय को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इससे जो है राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का प्रयास तो किया जाता है, परंतु उत्तेजित माहौल रहता है, समझौते विश्वसनीय नहीं होते हैं, और राष्ट्रों के ऊपर, राज्यों के ऊपर गंभीर संकट बना रहता है। तो इस तरीके से यौद्धिक राजनय और दुकानदार राजनय में बहुत अंतर हमें नज़र आते हैं। आइए जरा उन अंतरों पर भी हम दृष्टिपात करें, जिसे मैंने कल पीडीएफ के नोट्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की थी। तो जो पहला अंतर है वह अंतर ये है कि दुकानदार जैसा जो राजनय है वह बुद्धिपूर्ण समझौता करता है, जबकि यौद्धिक राजनय का समझौते में विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि इससे यथास्थिति को बदला नहीं जा सकता। देखिए, जो दुकानदार जैसा राजनय है उसमें निश्चित रूप से विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण काम होते हैं, और उससे जो समझौते होते हैं उन समझौते के आधार पर राष्ट्र लाभ की स्थिति में रहते हैं। परंतु यौद्धिक राजनय जो होता है उसमें विश्वास का अंश बहुत कम होता है, और ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें यथास्थिति जो है उसको बदला नहीं जा सकता। इसकी भी मैं बात करूँगा आपको कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथास्थिति का जो सिद्धांत लागू होता है वो कैसे लागू होता है, अभी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात है, प्रभुत्वपूर्ण राज्य यथास्थिति का समर्थन करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति प्रयोग पसंद नहीं करते। वे दुकानदार की तरह प्रत्येक विवाद को बातचीत द्वारा सुलझाना चाहते हैं। इसके विपरीत यौद्धिक राजनय के समर्थकों के मतानुसार शक्ति प्रयोग के बिना उनके लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो सकती। इस प्रश्न को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि यहाँ पे यथास्थिति की बात की जाती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। अब यथास्थिति के कुछ तो राष्ट्र समर्थक होते हैं, कुछ विरोधी होते हैं। समर्थक राष्ट्र वो होते हैं जो यथास्थिति यानी वर्तमान जो स्थिति है उसमें उनकी स्थिति जो है श्रेष्ठ होती है, उच्च होती है, या वो शक्ति के स्तर पर अन्य राष्ट्रों की तुलना में बहुत ऊंचाइयों पर होते हैं। तो ऐसे जो राष्ट्र होते हैं वो उस स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। तो वो जब उस स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं तो वो दुकानदार जैसे राजनय का प्रयोग करते हैं कि वो बातचीत के माध्यम से उनकी वो स्थिति बनी रहे।
परंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ राष्ट्र ऐसे भी होते हैं जो ये मानते हैं कि उनकी स्थिति कमज़ोर है, वो अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर है उस पर अन्य राष्ट्रों की तुलना में नीचे हैं, तो वो उस यथास्थिति को, उस अपनी प्रतिष्ठा को बनाने के लिए, उच्च बनाने के लिए वो फिर प्रयास करते हैं, और ऐसे प्रयासों के माध्यम से शक्ति संतुलन को उनके द्वारा बदलने का प्रयास किया जाता है। और यौद्धिक राजनय का उपयोग उन्हीं राष्ट्रों के द्वारा किया जाता है जो अपनी कमजोर स्थिति में बदलाव करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, उन्हें उच्च बनाना चाहते हैं। तो यौद्धिक राजनय के समर्थक जो राष्ट्र हैं वो ये मानते हैं कि बगैर शक्ति प्रयोग के उनकी जो स्थिति है उसमें सुधार हो पाना संभव नहीं है, इसलिए वो यौद्धिक राजनय का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी बात, यदि हम दोनों के बीच अंतरों के संदर्भ में करें तो हमें नज़र आता है कि दुकानदार जैसा राजनय जो है उसमें सामान्यतः अस्पष्टता पाई जाती है। अस्पष्टता से यहाँ तात्पर्य ये है कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो भी वार्ता की जाती है, जो भी समझौते या संधियाँ की जाती है, उन संधियों में छिपे रूप में कोई दूसरे उद्देश्य निहित होते हैं जिनका पता सामान्यतः राष्ट्रों को नहीं चलता। सामान्यतः आर्थिक लाभ, सामान्यतः सामरिक स्थिति को बनाए रखने, बरकरार रखने के लिए ऐसे संधि और समझौते किए जाते हैं। तो इनमें वो चीज़ दिखाई नहीं देती कि ये समझौता क्यों किया गया है। तो इस प्रकार से उद्देश्यों के संदर्भ में भी यही स्थिति होती है कि दुकानदार कभी भी यह नहीं बताता कि वो इस वस्तु के बेचने से कितना लाभ कमा रहा है। बिल्कुल ऐसी स्थिति राष्ट्रों के बीच इस दुकानदार वाले राजनय में होती है कि राष्ट्र ये बताते नहीं हैं कि इस संधि और समझौते से उसे कितना लाभ होने वाला है। तो इस तरीके से इस प्रकार के राजनय के जो उद्देश्य हैं वो स्पष्ट नहीं होते हैं। चौथा है, दुकानदार जैसे राजनय के समर्थक राज्य यथास्थिति विश्व व्यवस्था से संतुष्ट रहते हैं। जैसे अभी मैंने पहले बताया कि जो राष्ट्र यथास्थिति में अच्छे स्थान पर होते हैं वो उसको बनाए रखना चाहते हैं, उससे संतुष्ट रहते हैं, और वो ये नहीं जान पाते कि उनकी आवश्यकता क्या है, क्योंकि उन्हें तो ये पता होता है कि उनकी स्थिति तो बहुत अच्छी है, तो वो अपनी आवश्यकताओं के बारे में ज़्यादा चिंतन नहीं कर पाते। परंतु यौद्धिक राजनय के जो समर्थक होते हैं उनको अपने लक्ष्यों के बारे में, अपनी आवश्यकताओं के बारे में बहुत कुछ जानकारी होती है, पता होता है, क्योंकि वो लगातार जूझते रहते हैं। उनका जो स्थिति है वो बहुत अधिक मात्रा में उनके राष्ट्रों में संघर्षपूर्ण रहती है। तो वो अपने लक्ष्यों को, अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं, और उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो उनके लिए ज़रूरी है वो तमाम प्रकार के बदलाव करने के लिए तैयार रहते हैं। चाहे वो आंतरिक बदलाव की बात हो, चाहे वो वैश्विक बदलाव की बात हो, तो उस बदलाव के लिए वो प्रयास करते हैं। तो यौद्धिक राजनय में स्पष्ट रूप से इस प्रकार की स्थिति हमें दिखाई देती है, जबकि दुकानदार जैसे राजनय में ये स्थिति नहीं पाई जाती है। और एक और महत्वपूर्ण बात इस संदर्भ में हम कर सकते हैं कि यौद्धिक राजनय जो है उसका उपयोग प्राय गरीब और शक्तिहीन तथा असंतुष्ट राष्ट्र करते हैं, क्योंकि वो अपनी उस गरीबी को, अपनी उस शक्तिहीनता को, अपने उस असंतुष्टि के भाव को ख़त्म करना चाहते हैं, वो उन्हें बढ़ाना चाहते हैं, और उसमें वो ये चाहते हैं कि उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा है वो शक्तिशाली राष्ट्रों के समकक्ष हो जाए। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये राष्ट्र जो है प्रयासरत रहते। तो उनके पास किसी से सामान्य जो व्यवहार है उसके माध्यम से वो अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि नहीं कर सकते। इसके लिए उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो युद्ध का सहारा ले, और इस प्रकार से वो इस प्रकार के काम को अंजाम देते हैं। और यथास्थिति को बदलना उनका एक मुख्य उद्देश्य होता है, और वो हमेशा युद्ध और संघर्ष के लिए तैयार रहते हैं। वो तमाम प्रकार के बौद्धिक अबौद्धिक समझौते करके अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से यौद्धिक राजनय और दुकानदार जैसे राजनय का जो मूल स्वरूप है वो हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दिखाई दिया। एक और पीडीएफ नोट मैंने डाला था, प्रचार द्वारा राजनय, डिप्लोमेसी बाय प्रोपोगेंडा। ये भी एक राजनय का एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार है।
कूटनीति का महत्वपूर्ण हथियार है। इसमें राष्ट्र क्या करते हैं कि विभिन्न तकनीकों से, रेडियो, टेलीविज़न, प्रेस, सोशल मीडिया आदि से अपनी विशेष नीति को प्रसारित करते हैं और उसके समकक्ष राष्ट्रों को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं। प्रचार का जो राजनय है वो सजग हथियार के रूप में काम में लिया जाता है। जॉर्ज वी एलन ने इस प्रचार के राजनय को सजग हथियार के रूप में माना। बिस्मार्क ने इसका बहुत प्रयोग किया। सोवियत संघ जो है उसने भी इस प्रचार के राजनय को उपयोग में लेते हुए साम्यवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया। तो प्रचार वो तकनीक है, वो तरीका है जिससे राष्ट्र जो है अपनी विशेष नीति को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक पहुंचाते हैं। और इसके लिए वो रेडियो, टेलीविज़न, प्रेस, सोशल मीडिया इत्यादि जितने भी प्रचार के साधन हैं उनका उपयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हिस्सेदारी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने समर्थक राष्ट्रों को जो है अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं। इस प्रचार के राजनीति की कुछ उपयोगिताएं हैं, जैसे समझौते योग्य वातावरण तैयार किया जाता है। प्रचार जो है एक ऐसा तरीका जिससे राष्ट्रों को पहले से ही उस नीतियों का, उन कार्यक्रमों का पता होता है, जिससे क्या है कि समझौते का वातावरण पूर्व में ही निर्मित हो जाता है। और दूसरी बात अगर हम इसकी उपयोगिता के बारे में करें कि समझौता वार्ता को अपने हितों की दृष्टि से मोड़ने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार प्रचार के हथियार का उपयोग करते हुए समझौता वार्ता करने वाले राष्ट्र जो भी समझौता होता है उस समझौते को पूरी तरीके से अपने हितों की ओर ले जाने के लिए जो है प्रयास करते हैं और वो प्राय उस प्रयास में सफल भी हो जाते हैं। प्रचार राजनीति के कुछ दोष भी हैं। इसमें मिथ्या विश्वास एवं भ्रम उत्पन्न होता है, क्योंकि राष्ट्रों के द्वारा प्रचार प्रसार के माध्यम से राष्ट्रों को एक अलग ही तरीके के वातावरण में जो है अपनी बात रखने के लिए तैयार कर लेते हैं। तो उससे कई बार जो चीज़ नहीं होती है, जो स्थिति नहीं होती है, वो भी बहुत आगे बढ़ जाती है। तो इसमें मिथ्या विश्वास और भ्रम उत्पन्न होता है। और दूसरी बात यह है कि इस प्रकार के राजनीति में जो जनता है उसको कोई सीधा लाभ प्राप्त नहीं होता। राष्ट्र के जो प्रमुख लोग हैं, प्रमुख जो संचालक हैं, वो ही इस प्रचार के राजनीति के उद्देश्य और लक्ष्यों से परिचित होते हैं और वो राष्ट्रों के लिए ही काम करते हैं। सीधे सीधे जनता को इसका कोई लाभ नहीं होता। धन्यवाद।